क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गलता लोहा। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया है लेखक ने कि किस प्रकार जातीय अभिमान से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति अपने कार्य में महानता हासिल करता है। किस प्रकार ये दिखाया है कि लोहा कैसे पिघलता है। लोहा पिघलने से मतलब ये है कि इस चैप्टर का जो टाइटल दिया है लेखक ने, गलता लोहा, तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि क्या लोहा गलता है, क्या लोहा पिघलता है। हाँ, बिल्कुल। वो कैसे पिघलता है लोहा, वो इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें दर्शाया है। आइए सुनते हैं इस चैप्टर की कहानी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर के जो राइटर हैं शेखर जोशी, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान है ओलिया गांव, अल्मोड़ा। और इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट, तत्पश्चात ईएमई में अप्रेंटिस और फिर नौकरी के दौरान ही इन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी थीं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं कोसी का घटवार, मेरा पहाड़, मूषक उवाच, चींटे के पर, साथ के लोग और हलवाहा। शेखर जोशी को इनके साहित्यिक जीवन में जो सम्मान व पुरस्कार मिले हैं उनमें से हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987, साहित्य भूषण 1995, पहल सम्मान 1997 और इसके साथ इन्हें राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी दिया गया। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि इसमें जो मुख्य पात्र है इस कहानी का वो है मोहन। मोहन के पिता पुरोहित का काम करते हैं, यानी वे गांव में लोगों के घर जा जाकर पूजा पाठ का काम किया करते थे। अर्थात वे एक ब्राह्मण थे जो कि उस समय उच्च दर्जा उन लोगों को प्राप्त था। मोहन के पिता मोहन से कहते हैं कि बेटा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे काम में मदद करो। और अब ये पूजा पाठ का कार्य जो है मुझसे नहीं होता है और घर की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो सही नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ अब मिलकर काम करना होगा। ये सुनकर मोहन को ये बात चुभ जाती है और उसको वाकई लगता है कि हाँ, मुझे अपने पिता की मदद करनी चाहिए। तो उनके पिता कहते हैं कि अब तुम खेती का कार्य जो है स्टार्ट कर दो। तो वो मान जाता है कि ठीक है पिताजी, मैं अब आपके साथ मदद करूँगा, आपके कार्य में आपका हाथ बटाऊँगा। तो खेती में जब वो खेती का काम करने के लिए जाता है तो एक हंसुआ होता है, एक ऐसा औजार जिसके साथ घास काटी जाती है जिससे। तो जब वो खेती करने जाता है तो उससे जब वो घास काटने लगता है तो वो देखता है कि इसकी जो धार है, हंसुए की जो धार है वो मंद है। तो हंसुए की धार को तेज कराने के लिए मोहन एक लोहार के पास जाता है और संयोगवश क्या होता है, वो लोहार जो होता है उसका सहपाठी निकलता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मोहन उससे कहता है कि भाई ये जो हंसुआ है इसकी धार को तेज कर दो। तो बातों ही बातों में दोनों जो है अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। स्कूल में मोहन एक कुशाग्र बुद्धि बालक होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, मेधावी छात्र होता है और सभी अध्यापकों की भी नज़रों में होता है। वो सभी टीचर्स उसको प्यार करते हैं। जैसे कोई बच्चा कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, अच्छा रिस्पॉन्स टीचर को जो बच्चे देते हैं तो टीचर भी उनको बहुत लाइक करते हैं, उनको प्यार करते हैं। और इसी तरह से मोहन भी था जो कि अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट भी करता था और उनके द्वारा दिए गए हर काम को बहुत अच्छे से लर्न करके उनको सुनाता था। दूसरी तरफ जो धनराम है वो मंद बुद्धि होने के कारण अक्सर डांट खाया करता था। तो जो मोहन है बड़ा इंटेलिजेंट होता है क्लास में। तो एक मास्टर होते हैं त्रिलोकी सिंह मास्टर का भी फेवरेट होता है मोहन, अच्छा स्टूडेंट होता है उनकी नज़रों में भी। तो वे उसको मॉनिटर बना देते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट बच्चा है और ये जो है सभी बच्चों को हैंडल कर सकता है। और मोहन क्या करता था, मोहन सब बच्चों को काम देता था और जो बच्चे उस कार्य को नहीं करते थे उसकी शिकायत वो त्रिलोकी सिंह मास्टर जी से कर देते थे।
तो इसी तरह से एक दिन क्या होता है कि जो त्रिलोकी मास्टर हैं वो धनराम को या पूरी क्लास को सॉरी वो 13 का पहाड़ा याद करने के लिए देते हैं। मोहन उस चीज़ को या बाकी बच्चे जो है सब सुना देते हैं, किंतु धनराम जो होता है क्योंकि उसे सब ठीक से याद नहीं कर पाता उसको वो टेबल याद नहीं हो पाती है और वो इसी चक्कर में बहुत डांट खाता है। तो मास्टर त्रिलोकी सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि लोहार का बेटा है, इसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, तो इसको विद्या का ताप कैसे आएगा। ये सुनकर मोहन को भी अंदर से दुख होता है कि आखिर वो उसका मित्र है, उसके मित्र के लिए ऐसा कहा मास्टर जी ने। लेकिन जो धनराम होता है वो भी इस बात को बहुत महसूस करता है। कक्षा में जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो मास्टर जी की इस बात को सुनकर हंस पड़ते हैं, मतलब धनराम का सब मजाक उड़ाते हैं। तो धनराम जो है वो इस चीज़ से परेशान हो जाता है और वह अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। केवल तीसरे दर्जे तक ही वह पढ़ाई कर पाता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपने लोहार के कार्य को करना प्रारंभ कर देता है। उधर दूसरी ओर जो मोहन है उसके पिता वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, मेधावी छात्र है। तो वो उस बच्चे को, अपने बेटे को गांव में जो है गांव से 3-4 मील की दूरी पर एक स्कूल में डाल देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि उसको जाने में समस्या होती है मोहन को बीच में, क्योंकि एक नदी पड़ रही होती है और उस नदी को अक्सर उसको तैर करके बरसात के मौसम में जाना पड़ता था और ऐसे ही तैर के उसको वापस आना पड़ता था। तो इससे मोहन के पिता भी परेशान थे क्योंकि उसकी पढ़ाई में इस तरह से विघ्न डल रहा था और उसके स्वास्थ्य के लिए भी ये सही नहीं था। इसी बीच बच्चों मोहन के परिवार में उनका कोई सगा संबंधी आता है जिसका नाम होता है रमेश। ये एक दूसरा कैरेक्टर है, एक और कैरेक्टर है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मोहन के पिता हैं वो ये कहते हैं उनसे कि भाई तुम जो है मेरे बेटे को अपने साथ लखनऊ ले जाओ। लखनऊ से आता है वो और वहाँ पर इसको किसी अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करा दो। तो मोहन है वो रमेश के साथ लखनऊ चला जाता है। शुरू में क्या होता है कि रमेश उसका बहुत ध्यान रखता है, किंतु धीरे धीरे वह उसे बोझ समझने लगता है और उससे कहता है कि भाई देखो अब तुम्हारा खर्चा जो है मैं नहीं उठा पाऊँगा और तुम्हें मेरे साथ भी थोड़ा सा काम करना होगा और पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो क्या करता है, रमेश उसको तकनीकी स्कूल में डाल देता है जहाँ पर वो एक फैक्ट्री में फिर उसे काम पर लगा दिया जाता है। और पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ रहा होगा, उनके मन में ये है कि मेरा बेटा लखनऊ गया हुआ है और रमेश उसका ध्यान रख रहा होगा। लेकिन रमेश का दुर्व्यवहार मोहन के साथ बढ़ता जाता है और वह उससे कई सारे अपने घर के भी काम कराता है, सब्जी मंगवाना और कई तरह के काम जो है उससे करवाने लगता है। लेकिन मोहन जो है वो अपने पिता से ये बात छिपाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके पिता को अगर ये पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे। किंतु जब रमेश का व्यवहार उसके साथ दिनों दिन बुरा होता जाता है और उसका दुर्व्यवहार बढ़ता जाता है तो मोहन यह फैसला करता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा और वह वापस अपने पिताजी के पास पहुँच जाता है और खेती का कार्य शुरू कर देता है। तो बच्चों घूमकर यह कहानी फिर वहीं पर आ जाती है कि जिस समय जब वो खेती का कार्य शुरू कर देता है तो फिर उस हंसुए की धार को बढ़ाने के लिए वह अपने मित्र के पास बैठा होता है जहाँ से हमने फ्लैशबैक किया था। तो मोहन अपने मित्र को लोहार का कार्य करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वह ये देखता है, नोटिस करता है कि धनराम से जो एक लोहे की छड़ है उसको गोल आकार क्यों नहीं दिया जा रहा, मतलब वो अक्षम क्यों है। वो लोहार का बेटा है और फिर भी वह लोहे को गोल आकार नहीं दे पा रहा है। तो वह धनराम से कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं करके देखता हूँ। तो धनराम मोहन से कहता है कि भाई ये तुम्हारा बस का काम तो नहीं है, तुम तो उच्च कुल के हो, तुम ये कैसे कर लोगे, तुम्हें तो इसका ज्ञान भी नहीं है। तो मोहन जो है धनराम की बात सुनकर बड़ा थोड़ा सा मुस्कुराता है और वह उस छड़ को उसके हाथ से ले लेता है। फिर वह उस छड़ को जो है आग में पिघलाता है और उसको गोल आकार देने में वो कामयाब हो जाता है। तो इससे यहाँ पे हमें यह ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार जातीय अभिमान का कोई महत्व नहीं है, महत्व केवल काम का होता है। मतलब ये है कि मोहन एक उच्च वर्ग का लड़का था और समाज में उस वर्ग की एक अलग प्रतिष्ठा है। तो यह अपना वर्ग
या अपनी जाति का अभिमान छोड़कर वह कार्य करने में सफल हो जाता है जो उसका पेशा भी नहीं है ना। तो अगर वो अपनी जाति से ऊपर उठकर, जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर उस कार्य को करता है तो वह केवल किस कारण सफल होता है? अपनी मेहनत व लगन के कारण। इसलिए अगर व्यक्ति मेहनती है तो वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ आप इस कहानी से मिली सीख को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।